नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र का चौथा अध्याय बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने चौथे चैप्टर से स्टार्ट क्यों किया। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में चैप्टरों का आपस में लेन देन ज़्यादा नहीं होता है। और फोर्थ चैप्टर से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि फोर्थ, फाइव और सिक्स चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके, और काफ़ी वैल्यूबल चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने इन चैप्टरों को सबसे पहले शुरू किया है। आप टेंशन ना लें, मैं आपको सभी चैप्टर हमारी वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा कि सबसे पहले आपको किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले आपको उसके अध्याय का मतलब पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाजार क्या है। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, आप उसको पढ़िए। बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार एक आर्थिक संस्था ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। ठीक है दोस्तों, तो बाजार एक ऐसी, आप देखा होगा, आपने हर टाइप का एक बाज़ार देखा होगा। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले की मार्केट होती है या साप्ताहिक बाज़ार होता है, मॉल वगैरह भी एक बाज़ार का रूप है। लेकिन अभी तक हम बाज़ार को केवल एक आर्थिक रूप में ही देखते थे। लेकिन आपको इस चैप्टर में बताया गया कि बाजार केवल एक आर्थिक संस्था ही नहीं होती बल्कि वह एक सामाजिक संस्था भी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है कि बाजार किस प्रकार से एक सामाजिक संस्था होती है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार का समाजशास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय ये दृष्टिकोण। यानी मैं आपको पहले बता चुका था कि इस चैप्टर में हम बाजार को सामाजिक संस्था के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाजार के रूप में दो डेफिनेशन है, एक तो अर्थशास्त्रियों की और दूसरा समाजशास्त्रियों की। यानी बाजार को अर्थशास्त्री किस रूप में देखते हैं और समाजशास्त्री किस रूप में देखते हैं। पहला है अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण। बाजार को एक आर्थिक संस्था मानते हैं जिसमें व्यापार, खरीदना, बेचना, मुद्रा संबंधित प्रक्रिया इत्यादि आती हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार व्यवस्था का सिद्धांत दिया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि आप पहले समझते थे कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बाजार एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। बस उनका मानना सिर्फ इतना ही है। लेकिन समाजशास्त्रियों का क्या मानना है वो देखते हैं। बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में मानते हैं। बातचीत, रिश्तेदारी से भेंट, गप्पे मारना, जानकारी का प्रचार, विवाद तय करना इत्यादि शामिल है। यानी समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाजार केवल आर्थिक संस्था ही नहीं है, वहाँ पर लोग बाजार बातचीत का भी साधन होते हैं। रिश्तेदार आपस में मिलते भी हैं, गप्पे भी मारते हैं, दोस्त वगैरह, और लोग जानकारियों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण है। तो उस पर आपका एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाजार का अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि असल में बाजार का सिद्धांत आया कहाँ से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए आप इसको। एडम स्मिथ। तो आपको मैं बाजार जब हम शुरू करेंगे तो हमें एडम स्मिथ के बारे में जानना पड़ेगा, और एडम स्मिथ के बारे में मैं सारे फैक्ट आपको बताता हूँ जो आपके एमसीक्यू के हिसाब से काफ़ी मूल्यवान है। 18वीं शताब्दी के आधुनिक इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार व्यवस्था का सिद्धांत दिया। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बाजार व्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था वो 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने दिया था अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो एडम स्मिथ होगा। तो और मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ, बाजार व्यवस्था का मतलब पूंजीवाद सही है, और पूंजीवाद को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, बाजार व्यवस्था का अर्थ मेरा यहाँ से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही है, और पूंजीवाद का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ ने ही दिया था द वेल्थ ऑफ नेशन में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूंजीवाद का सिद्धांत किसने दिया। और अगर आपको पूंजीवाद के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमारी वीडियो शीत युद्ध का दौर के बारे में
वो वीडियो देखिए आप, उसमें आपको पूंजीवाद के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ से पहले बाजार नामक कोई चीज़ थी नहीं। इंडिया में 5000 साल पहले हड़प्पा काल से बाजारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो एक व्यवस्थित जो अध्ययन जो था बाजार को समझने के लिए, वो सबसे पहली बार एडम स्मिथ ने ही किया। इसलिए कहा जाता है कि एडम स्मिथ ने बाजार व्यवस्था का सिद्धांत दिया। समझ आया? तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अदृश्य हाथ क्या है? ठीक है, एडम स्मिथ का ही सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है। तो सरल सा एक क्वेश्चन आएगा कि अदृश्य हाथ क्या है। देखिए, बाजार व्यवस्था में जब व्यक्ति स्वयं लाभ कमाने के लिए सोचता है जिसमें समाज का हित होता है, तब व्यक्ति अपने लाभ को समाज के लाभ में बदल देता है। इस प्रक्रिया को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन है, मैं आपको इसका सरल अनुवाद करता हूँ। अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति, बाजार व्यवस्था में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी प्रकार का जब उत्पादन करता है दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करके, तो उस समय वह क्या, जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक जगह पर दो पेन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक जेल पेन बना रहा है और दूसरा व्यक्ति भी जेल पेन बना रहा है। लेकिन एक जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति ए है, वो जेल पेन को 5 रुपये में बेचता है या 10 रुपये में बेचता है, मान लीजिए 10 रुपये में बेचता है। लेकिन जो बी व्यक्ति है अब वो जेल पेन को 5 रुपये में बेचता है। ऐसा उसने क्यों किया? कि स्वयं का लाभ कमाने के लिए। यानी वो चाहता था कि वह 5 रुपये का बेच कर, और वो तकनीकी उसके कुछ भी हो सकते हैं, बेच कर वो स्वयं का लाभ कमाए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, वो स्वयं के लाभ के चक्कर में वो समाज का लाभ भी कर देता है। वो कैसे करता है? क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि जो जेल पेन आप 10 रुपये का खरीद रहे थे, अब वो आपको वही जेल पेन आपको 5 रुपये की कीमत में मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास हजारों उदाहरण है। जैसे आज आपने देखा होगा कि एक ही वस्तु के कई सारे ब्रांड होते हैं। जैसे पेन है, उसके कई सारे ब्रांड है, कपड़े हैं, उसके कई सारे ब्रांड है, मोबाइल है, उसके कई सारे ब्रांड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ कंपनी वगैरह के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। यही पूंजीवाद है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिस्पर्धा ही पूंजीवाद या उदारीकरण है, जो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में तकनीक को सुधार कर कीमत को कम करते हैं, और इस तरीके से वो अपने लाभ के चक्कर में समाज को लाभ पहुंचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा अदृश्यात क्या है। एडम स्मिथ ने अदृश्यात की संज्ञा दी थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार, खुला व्यापार, लेस ए फेयर क्या है? ये भी एडम स्मिथ के सिद्धांत से हमें स्पष्ट होगा। लेस ए फेयर एक फ्रांसीसी वर्ड है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया, मुक्त व्यापार क्या है, खुला व्यापार क्या है, या लेस ए फेयर क्या है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। आपको आंसर जो मैंने बताया है वो आपको लिखना है। जैसा कि एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय रोकथाम से मुक्त हो, जिस बाजार में सरकारी हस्तक्षेप ना हो। फ्रेंच भाषा में इसे लेसे फेयर, बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए, को मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि ऊपर एडम स्मिथ के बारे में बताया, तो एडम स्मिथ ने खुले व्यापार का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाजारी व्यवस्था तभी सफल हो पाएगी जब बाजार खुला होगा। इसका अर्थ ये होता है कि बाजार में या व्यापार करने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, और सरकार व्यापारी को व्यापार करने से ना रोके। यानी नियम जो होंगे वो बेहद कम होंगे। ठीक है दोस्तों, अधिकतर देशों में आज पूंजीवाद को ही अपनाया गया है, और पूंजीवाद का एक जो सबसे मूल्यवान पॉइंट है वो है निजी संपत्ति को प्रोत्साहन देना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एडम स्मिथ और उसके 2 सिद्धांत, मुक्त व्यापार और अदृश्यात के बारे में आप समझे होंगे। उसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे सभी चीज़ें सोशियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, काफ़ी आसान भी है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो सोशियोलॉजी लगभग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकते हैं। अगर ना समझ आए तो हमारी वीडियो तो है ही। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, 3 टाइप से क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, और किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा CBSE। क्वेश्चन है, साप्ताहिक बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन, जनजातीय बाजार यानी साप्ताहिक बाजार की विशेषता। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, चैप्टर का नाम भी यही है दोस्तों, ध्यान रखना है। चैप्टर का नाम भी क्या है? बाजार एक सामाजिक संस्था के
रूप में अभी तक हमने चर्चा करी है कि जो बाज़ार जो था वो एक आर्थिक संस्था के रूप में माना जाता था, लेकिन अब समाजशास्त्रियों के अनुसार बाजार को सामाजिक रूप भी दिया गया था। वो सामाजिक रूप कैसे दिया गया तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। मैंने 3 क्वेश्चन एक ही लिखे हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आप थोड़ा अपने तरीके से उसको समझ लेना। लेकिन आपको डिपेंड करना है कि सीबीएसई आपको कैसे क्वेश्चन देगी। समझ आया दोस्तों? तो देखिए आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको साप्ताहिक बाजार की एक डेफिनेशन दे देता हूँ। सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार जहाँ से उपभोक्ता अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे सब्जी फल इत्यादि खरीदता है। तो दोस्तों साप्ताहिक बाजार का अर्थ बड़ा सिंपल होता है कि जो बाजार हफ्ते में एक बार लगता है, यानी वीकली लगता है, जैसे सोम बाजार, बुध बाजार वगैरह वगैरह जो बाजार होते हैं, जो सप्ताह में सिर्फ एक बाजार लगता है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में हाट व मेले के रूप में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत लंबे समय से हाट, या हाट माने मेला ही होता है, एक प्रकार का एक बाज़ार होता है जो हफ्ता महीने में लगते रहते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता और हम जनजातीय बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा ठीक से समझना। अब विशेषता क्या है देखते हैं। पहली विशेषता है साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ग्रामीण इलाकों में बाजार वैसे काफ़ी कम संख्या में लगते हैं तो जब बाजार को लगा जाता है तो सभी गांव में एक अफवाह सी फैल जाती है कि इस मोहल्ले में इस गांव में बाजार लगा है, और उसके बाद विभिन्न गाँव से लोग एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाजार आदान प्रदान के साथ आपसी मेल मिलाप का भी साधन होते हैं। मैंने आपको बताया कि बाजार केवल आर्थिक संस्था तक सीमित नहीं है, वो आपसी मेल मिलाप का भी साधन होते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। इन बाज़ारों में गांव के लोग अपनी खेती की उपज तथा उत्पाद को बेचने आते हैं और अन्य सामान खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण जो लोग हैं, जैसे मान लो कृषक है, कृषक ने जीवन भर कृषि करी और उसमें से कुछ गेहूँ की खेती करी, उसने गेहूँ को उसने बेचा भी, और उन बेचे हुए पैसों से दूसरे अन्य सामान उन्होंने खरीदे, और ये मौका उसको हाट या मेलों में ही मिलता था, क्योंकि गांव में साधारण रूप से बाजार नहीं लगते थे। अगला पॉइंट, इन बाज़ारों में साहूकार, व्यापारी, गपशप करने वाले, ज्योतिषी इत्यादि लोग आते थे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इन हाट वगैरह में सिर्फ व्यापारी लोग आते थे, इसके साथ गपशप करने वाले लोग या टाइम पास करने वाले लोग या ज्योतिषी वगैरह, इन सभी टाइप के लोग आते थे, और जो तरह तरह की गतिविधियों से थोड़ा पैसा कमाते थे। उसके बाद साप्ताहिक बाज़ार रिश्तेदारों की भेंट का साधन होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है कि जब जो साप्ताहिक बाज़ार जो लगते हैं, आपने भी शायद कभी कोई मेला या बाज़ार वगैरह देखे होंगे जहाँ पर लोग सामान खरीदने तो जाते ही हैं लेकिन साथ साथ कभी कभी वो रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। आजकल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रामलीला का सीजन आता है, तो रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं होता, अब वो व्यापारिक रूप में भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि आजकल धार्मिक त्यौहार भी धीरे धीरे व्यापारिक के रूप में बदल जा रहे हैं। जैसे शायद आपने लाल किले के बारे में कभी सुना होगा, लाल किले में जैसे हर साल रामलीला होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रामलीला के साथ साथ वहाँ झूले, तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल वगैरह सभी चीज़ें होती है। तो वो इनका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना ही उद्देश्य है। इसी तरीके से आपने बैसाखी के मेले के बारे में भी सुना होगा, जब बैसाखी का मेला लगता है उसके साथ झूले, लोग तरह तरह का सामान बेचने आते वगैरह वगैरह, और इस तरीके से रिश्तेदारों का भी एक भेंट का साधन हो जाते हैं। बाज़ारों में गांव के जवान लड़के लड़कियों का विवाह तय होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये भी होता है कि कुछ बाज़ार ऐसे भी होते हैं कि जब विभिन्न जो परिवार होते हैं दूसरे गांव से आए, तो कभी कभी लड़के और लड़की की बातचीत का भी एक साधन बन जाता है। ऐसे कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा। बाज़ारों में लोग गपशप मारते हैं, बाज़ार बातचीत का भी साधन होते हैं। तो लगभग तो आपको समझ आया होगा कि जो बाज़ार जो होते हैं वो केवल एक आर्थिक संस्था ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी होते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और बाकी सब आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए तो अब हम पढ़ेंगे
जनजातीय बाजार के स्वरूप में आए परिवर्तन अथवा उपनिवेश काल में बाजार के स्वरूप में आए परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया कि अभी तक हमने बाज़ार के बारे में पढ़ा और फिर हमने साप्ताहिक बाज़ार यानी जनजातीय बाज़ार के बारे में पढ़ा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि अब समय अनुसार का मेरा अर्थ यहाँ पर उपनिवेश काल से है। आपको याद होगा, या मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, उपनिवेश काल से हमारा अभिप्राय उस काल से है जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम था। ठीक है, उसको औपनिवेशिक काल या उपनिवेश काल कहते हैं और लगभग 200 सालों तक भारत पर ब्रिटिशों ने शासन किया था। तो उस दौरान किस प्रकार के जनजातीय बाज़ारों में परिवर्तन आए, ये क्वेश्चन ये बतलाने का आपको प्रयास कर रहा है। देखो, उपनिवेश काल में जनजातीय बाज़ारों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। बाज़ारों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया। जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण किया गया। कुल मिलाकर मतलब यह है कि जो भारत का जो पारंपरिक जो साप्ताहिक बाज़ार था, अब वो धीरे धीरे पूंजीवाद के साथ जुड़ता चला गया। वो कैसे जुड़ता चला गया, आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे ही ब्रिटेन वाले भारत में, तो उनका एक प्रमुख उद्देश्य था भारत से अधिक मुनाफा कमाना। तो सबसे पहले ब्रिटेन वालों ने भारत के शहरों पर कब्जा किया और वहाँ से व्यापक स्तर पर मुनाफा कमाया, और उसके बाद वह धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में गए और वहाँ के बाज़ारों पर अपना कब्जा कर अपनी व्यवस्था थोपना शुरू कर दिया। और स्थानीय मजदूरों को, आप ध्यान रखना, जो पहले व्यापारी थे या जनजातीय जो लोग थे, उनको पकड़कर अपने दूर दूर की फैक्ट्रियों में, जो चाय की बागान या फैक्ट्रियाँ वगैरह इत्यादि थी, वहाँ पर मजदूर के रूप में नियुक्त कर दिया। और जनजातीय लोगों के यानी आदिवासी लोगों के जो आर्थिक संसाधन जैसे जंगल और जंगली उत्पाद जो थे, उन पर ब्रिटिशों का एकाधिकार होता गया। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में यह परिवर्तन आए। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ब्रिटिशों को भारत से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। उनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना था, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों पर यानी जनजातीय बाज़ारों पर अपना ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के कारण जंगली उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। आदिवासियों को अंग्रेजों के खानों में, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दिया जैसे कि आदिवासी टाइप। तो जैसे जैसे ब्रिटिश व्यापारियों का जनजातीय व्यापारियों में या बाज़ारों में प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे जनजातीय क्षेत्रों में व्यापारियों और साहूकारों की जो भीड़ है वो लगने लगी। ठीक है, और क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशों का एक प्रमुख कार्य यहाँ पर यह था कि उन्होंने जनजातीय इलाकों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ दिया था सड़क के माध्यम से। और समय अनुसार उन लोगों ने भारत में रेलवे का भी आविष्कार किया, यानी रेलवे को भी चलाया। आपको यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी है, आप ध्यान रखना कि ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे इसलिए नहीं चलाई कि वह भारत का विकास चाहते थे। असल में रेलवे का उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में परिवहन व्यवस्था को अधिक तेज करना था। वह चाहते थे कि अगर परिवहन व्यवस्था तेज होगी तो उसके माध्यम से व्यापार भी उनका तेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जनजातीय क्षेत्रों में उनका हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती गई। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे स्थानीय क्षेत्रों में या बाज़ारों में अंग्रेजों का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद जनजातीय व्यवस्था में ग्रामीण लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिवेश काल में किस प्रकार के परिवर्तन आए और इससे ग्रामीण लोगों पर क्या असर पड़ा। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि ग्रामीण लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस व्यवस्था से या इन परिवर्तनों से अधिकतर जो फायदा जो मिला वो ब्रिटिश व्यापारियों को मिला। उसके बाद इन्हीं कारणों की वजह से आगे चलते हुए जनजातीय विद्रोह को बढ़ावा मिला। ऐसे भारत में कई विद्रोह हुए थे 18वीं शताब्दी के मध्य में, जिसने 1857 की क्रांति को भी बढ़ावा दिया था। जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक विद्रोह, संथाल विद्रोह, जो 1856 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। इस तरीके से इतिहास में
बेहद सारे विद्रोह हैं जो आदिवासियों द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ किए गए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपको मैंने दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया। पहला क्वेश्चन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में या साप्ताहिक बाजार। उसके बाद जनजातीय बाजारों में आए परिवर्तन। अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल में जाति आधारित बाजार। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैं इसको पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। पूर्व माने औपनिवेशिक काल से पहले, यानी ब्रिटिश काल से पहले, और औपनिवेशिक काल का मतलब है ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, जाति आधारित बाजार। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत में व्यापार में जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है ना, भारत में जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में जो पारंपरिक जो एक व्यापार जो था, इंटरनल जो ट्रेड जो था या जो एक्सटर्नल ट्रेड जो था, वो भारत में कुछ जातियों के माध्यम से किया जाता था। जिन जातियों में मुख्य रूप से पारसी, मारवाड़ी, बनिए, इस टाइप की जातियां थी जो भारत में व्यापार को प्रोत्साहन देती थी, और इनका जो व्यापार जो था वो जाति आधारित था। तो यहाँ पर एक आपको अंतर के रूप में दर्शाया गया कि पूर्व औपनिवेशिक काल के पहले किस प्रकार की दशा थी और औपनिवेशिक काल के दौरान किस प्रकार का भारत के अंदर परिवर्तन आया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको औपनिवेशिक काल में भारत में किस प्रकार के परिवर्तन आए मैं ये बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं औपनिवेशिक काल में जाति आधारित बाजार। देखिए, प्राचीन काल से भारतीय गांव की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। भारत में जजमानी व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जजमानी प्रथा क्या थी। जजमानी प्रथा का अर्थ होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामीण समाज में, भारतीय ग्रामीण समाज में गांव के कुछ लोग जैसे किसान, मजदूर, श्रमिक इत्यादि टाइप के जो लोग गांव में अपनी सेवाओं को प्रदान करते थे, और इन सेवाओं के बदले उन्हें बदले में जमीन का टुकड़ा या नकदी मिलती थी। इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था कहा गया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश वाले भारत में आए तो भारत की पारंपरिक जजमानी व्यवस्था का भी अंत हो गया था। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि भारत ब्रिटिशों के लिए और यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ भारत में दो प्रकार की चीज़ों की, जैसे भारत के मसाले और भारत के हथकरघा यानी हाथ से बने कपड़े मुख्य मांग थी यूरोप के अंदर। ठीक है जी, ये जो मांग है वो आजकल की मांग नहीं है, प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल में भी भारत से रोम साम्राज्य मिर्च, मसाले और कपड़े मंगवाया करते थे, जिसके बदले में हमें सोना मिला करता था, और यही स्थिति औपनिवेशिक काल के दौरान भी बनी रही। उसके बाद भारतीय मसालों और कपड़ों तथा रेशम की यूरोप में ज़्यादा मांग थी। आपको ध्यान रखना होगा, तीन चीज़ें बताई हैं, मसाले, कपड़े और रेशम। इन तीन चीज़ों की मांग भारत में ज़्यादा थी। तो उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, भारत में पूर्व औपनिवेशिक काल से मौद्रिक प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है, जो कि सरासर गलत है, कि भारत में जब से ब्रिटिशर्स आए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और भारत में सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों ही बातें बहुत मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही भारत में ब्रिटिश वाले आए, उनके आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगा। और ऐसा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ऐसा नहीं है। भारत में 600 ईसा पूर्व से, यानी आज से 2000 साल पहले से लेकर और वर्तमान समय तक भारत में मुद्रा का प्रचलन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका एक नुकसान हमें ये हुआ अधिकतर कि उन्होंने भारत के उद्योगों पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, इसके साथ एक प्रक्रिया हमें और देखने को मिली कि भारत का जो एक फ़ायदा जो मिला इंग्लैंड को, वो कच्चे माल के रूप में मिला। मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या था कि ब्रिटेन वाले भारत से बड़ी मात्रा में कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे, फिर वहाँ पर वो माल वो वहाँ के उद्योगों के द्वारा विनिर्माण करते थे, और उसके बाद उसी माल को महंगे दामों में भारत में ही बेच देते थे। यानी भारत का माल भारत को ही महंगे दामों में वो बेचते थे। ठीक है,
उसके बाद भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदाय या जातियों की अपनी कर्ज और बैंक व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में क्या था, मैंने आपको अभी तक बताया कि जैसे भारत का जो व्यापार था वो जाति आधारित व्यापार था, और भारत में जो व्यापारी जो लोग थे वो एक ही जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उन लोगों में आपसी कर्ज वगैरह का जो लेन देन था वो चलता था। और यहाँ पर एक प्रथा या एक सिस्टम आपको बड़ा अनोखा देखने को मिलेगा, वो था हुंडी। हुंडी का मतलब क्या होता है, लिखित वचन। मैं आपको कुछ ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। हुंडी देखिए आप, एक प्रकार का जाति आधारित कर्ज पत्र था जो विनिमय का एक साधन तथा इसके इस्तेमाल लंबी दूरी के व्यापार के लिए होता था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि भारत में जाति आधारित व्यापार का प्रचलन था, तो इतने बड़े व्यापार में यानी पूरे भारत में एक जाति के लोग एक कर्ज पत्र होता था जिसमें लिखा होता था कि मैंने कर्ज के बारे में लिखा होता था कि मैंने इतना कर्ज लिया इस व्यक्ति से। और ये जो कर्ज पत्र यानी हुंडी जो था वो केवल एक ही जाति के भीतर चलता था। ऐसा नहीं है, मान लो जाति ए है तो ये कर्ज पत्र केवल एक ही जाति के भीतर चलेगा, जिसको हुंडी का नाम दिया गया था। इसी तरीके से भारत में जो व्यापारियों का एक जाति आधारित व्यापार का एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो तमिलनाडु के नकाटाओ का एक मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद भारत में जैसे ही औपनिवेशिक काल आया तो आपको एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ता गया, और जो भारत का जो पारंपरिक जो एक उद्योग जो था या जो व्यापार जो था वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे सीबीएसई कि औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था या उद्योगों में किस प्रकार के परिवर्तन आए, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा देना। लेकिन मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत में इसका कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं पड़ा, सभी परिणाम हमेशा नकारात्मक रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को भेजें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।